aspirants, I am Vibha Gupta and I welcome you to the another lecture of Defense Mania. So आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है CAPF AC 2022. So in this video I'll be talking about a preparation strategy. Now CAPF 2022 is going to happen on 7th of August. So we have around 9 months to cover all the syllabus which is there. एंड उसके बाद हमें रिविजन का भी बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी. सो बिफोर स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे कि CAPF है क्या. फिर इसके बाद हम देखेंगे कि CAPF को हम अप्रोच कैसे करेंगे. दैट इज हाउ टू एस CAPF AC. Next thing which we'll be discussing is what and how to cover. That is हम क्या और कैसे जो syllabus है CAPF का cover करेंगे. And last में कुछ final tips and tricks which have been adopted by many toppers of CAPF exam. Alright, fine. तो सबसे पहला जो part है जिसको हम discuss करेंगे what is CAPF AC. तो इसका जो full form है ये होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स. तो इसके नाम से ही काफ़ी ये काफ़ी दिख रहा है कि एक पुलिस फोर्स दैट इज़ ये एक पुलिस की एक जॉब होती है जिसमें आप एक असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक पे आप कमीशन होते हैं जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस फोर्स के अंदर आती है. एंड उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है वो UPSC कंडक्ट करवाती है. तो UPSC जानी जाती है बहुत ही एलीट एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए. एंड उसका जो लेवल होता है UPSC का वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम लेवल होता है क्रॉस द कंट्री. CDS में आपके 2 पेपर्स होते हैं, CAPF में भी आपके 2 पेपर्स होते हैं. बट द डिफरेंस इज CAPF में आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है और एक मिलता है सब्जेक्टिव पेपर. सब्जेक्टिव आपका इंग्लिश हो जाता है एंड ऑब्जेक्टिव तो आपका वही GS जो पेपर 1 होता है वो होता है. CDS में आपके 2 पेपर होते हैं, GS एंड इंग्लिश, दोनों ही ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं. दैट इज वाई इट्स प्रिटी इजी टू सॉल्व प्रिटी इजी टू स्कोर मार्क्स. एक और होता है मैथ्स. तो तीनों ही जो पेपर होते हैं आपके वो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं. तो ये एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पैटर्न. एंड आपके CDS आपके 100 मार्क्स के ईच पेपर होते हैं, वेरएस जो आपका CAPF में जो फर्स्ट पेपर होता है पेपर 1 दैट इज ऑफ 250 मार्क्स एंड पेपर 2 वो आपका 200 मार्क्स का होता है. एंड लास्ट थिंग इज कट ऑफ एज वेल टू क्लियर योर CAPF एग्जाम. इट्स वेरी you have to make sure that you get at least 60% 60 to 70% in paper 1. क्योंकि पेपर 1 आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. मोस्ट ऑफ दीज मार्क्स इज ऑन योर हैंड. तो CAPF में ये एक हमें एडवांटेज मिल जाती है कि मोस्ट हम जितना भी हम प्रिपरेशन है पेपर 1 को फोकस करके डालें. नाउ नेक्स्ट आपका आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस. तो आप CAPF असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपको किन स्टेप से जाना होता है. सबसे पहले आपके 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज होता है रिटन एग्जामिनेशन. दिस इज फॉर 450 मार्क्स. ठीक है, तो पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का होता है एंड पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है. एंड दिस इज एक्चुअली अ टफ कुकी. रिटन एग्जाम इज एक्चुअली अ वेरी टफ कुकी. सो अगर आपने रिटन एग्जाम आराम से निकाल लिया है एंड आप फिजिकली एक्टिव हो या एवरेज थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हो देन you will be able to get your name in the merit list. Then next आपका physical standard होता है, that is PT test which I've already discussed in the previous slide. Next आपका एक interview होता है. यहाँ पे ये SSB जैसे 5 days का नहीं होता है, it's just 1 day process just like UPSC any other UPSC CSE exam. तो ये एक interview होता है यहाँ पे. ठीक है, so those are 3 phases of CAPF AC exam. I hope the process is pretty clear to you. And जब आप prepare करोगे तो keep these 2 things at least in your mind while preparing, because जो written exam होता है आपने वो clear कर लिया, उसके बाद आप DAF भरते हो
डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है फिजिकल प्रिपेयर करने के लिए। एंड आप अगर फिजिकली बिल्कुल एक्टिव नहीं हो तो you are a gone case if you're not preparing for it beforehanded. All right, so this is, I hope this process is also very clear to you. Now the next thing which we'll be discussing is how to ace UPSC CAPF assistant commandant exam. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दूंगी आपको, एंड क्या क्या चीज़ें आएंगी एंड क्या क्या डिस्कस करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। आई बी टेकिंग दोज टॉपिक्स इन माई हैंड। नाउ आपको पता है एग्जाम डेट जो यूपीएससी ने जो कैलेंडर लॉन्च किया था उसमें आपको सीएपीएफ एसी की एग्जाम डेट आपको 7 अगस्त मिल जाती है, ठीक है। तो एंड इसका जो आई थिंक इसका जो नोटिफिकेशन आता है इट विल बी इन कमिंग इन द मंथ ऑफ मे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे 2022। तो यहाँ पे आपको 3 महीने मिल जाते हैं फ्रॉम नोटिफिकेशन टिल योर एग्जाम डेट। तो अगर आप रेगुलरली, अगर आप सीडीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो और आपने सीडीएस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो यू नीड टू फोकस ऑन योर पेपर टू, बिकॉज दैट्स ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो सीडीएस एंड सीएपीएफ की दोनों प्रिपरेशन साथ में हो जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू, फॉर्चुनेटली इफ दैट हैपन्स, एवरीथिंग इज इन योर फेवर, यू कैन क्रैक बोथ दीज एग्जाम्स। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे जो रिवीजन टाइम दिया है एंड जो स्टडिंग टाइम दिया है, मैंने इनको दोनों को इक्वली इम्पॉर्टेंट बताया है, ठीक है। तो रिवीजन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आपने अगर 100 टॉपिक्स पढ़े हैं एंड एग्जाम से पहले आपने उसको रिवाइज नहीं किया है, उन 100 टॉपिक्स को रिवाइज नहीं किया है, प्रिटी श्योर कि वो टॉपिक्स आप लास्ट मिनट पे भूल जाओगे। दैट इज वाई रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने दोनों को जो इम्पोर्टेंस दी है 50-50% दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो स्टडिंग टाइम रहेगा वो दिसंबर से मई रहेगा। सो आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। एंड कुछ लोग होते हैं जो सीएपीएफ का प्रिपरेशन अगस्त से ही चालू कर देते हैं, दैट इज उन्होंने 2021 का एग्जाम दिया होगा एंड उसके बाद 2022 का एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन में लग जाते हैं, दे आर नॉट श्योर कि उनका होगा कि नहीं, ठीक है। सो दोज पीपल आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, यू नो, बिकॉज उन्होंने अपनी प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट आपका आता है रिविजन टाइम। तो जून एंड जुलाई 2 months विल बी इनफ टू, यू नो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, टू स्टार्ट योर रिविजन। एंड अगर आपने, क्योंकि सिलेबस सीएपीएफ का बहुत वास्ट है, जस्ट लाइक यू नो सीडीएस एग्जाम, बिकॉज इट्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड यू नेवर नो कि कौन सा चीज़ कहाँ से पूछ लें वो। तो बट अगर आप बहुत अच्छे से, आपने ऑलरेडी, आपके बेसिक्स वगैरह सब क्लियर हैं, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो आपको जो पढ़ने का जो टाइम होगा वो आप थोड़ा कम कर सकते हैं एंड जो रिविजन का टाइम है वो आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर यू हैव कवर्ड ऑल योर टॉपिक्स ट्वाइस बिफोर यू नो गोइंग फॉर द एग्जाम। 2 बार रिविजन करना इज मस्ट। तो दिस इज हाउ, यू नो, रफ आइडिया हाउ टू गो अबाउट इट। 7 अगस्त 2022 को एग्जाम है एंड आप उस हिसाब से अपना ड्राफ्ट या टाइम टेबल है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज सीएपीएफ एसी के बारे में हमें जानना है, तो हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज नो द सिलेबस विद योर, यू नो, आपको सिलेबस रटा होना चाहिए, यू नो, दिस इज व्हाट आई मेंट। सिलेबस एक्सक्लूसिवली ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट लाइक सीडीएस इसका सिलेबस होता है, ठीक है। आपके वही जीएस सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी सिलेबस में। एंड करंट अफेयर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको करंट अफेयर्स भले ही पेपर 1 में ना पूछे जाएं, बट करंट अफेयर्स आपको बहुत काम आएंगे, स्पेशली इन योर पेपर 2 व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स, ठीक है। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है 250 मार्क्स का, सेकंड पेपर होता है आपका 200 मार्क्स का। फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है, इंग्लिश का पेपर होता है वो, ठीक है। एंड फर्स्ट पेपर में आपको अराउंड 125 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट होती है और इसमें आपका पर क्वेश्चन +2 मार्क्स दिए जाते हैं।
नेक्स्ट होता है आपको जो ध्यान देना है मॉक टेस्ट। नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ना स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन बाय गिविंग अ मॉक टेस्ट, ताकि आपको पता तो लगे कि आपने जो आप कहाँ पे लैग कर रहे हो या कितना आपको कवर करना है सिलेबस, ठीक है। टू नो वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, टू नो आप कितने गहरे पानी में हो। आप स्टार्ट करो एक मॉक टेस्ट से, उसके बाद एनालाइज योर परफॉर्मेंस, ठीक है। डिफेंस मीनिया पे आपको आराम से जो है ना ये CAPF के आराम से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एंड आप दे सकते हो, आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा एंड आप आराम से जो है ना उस एनालिसिस को आप देखो एंड मेक श्योर कि आप जो है ना अपने वीक एरियाज पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि यू हैव सो मच ऑफ टाइम, ठीक है। आपके पास ऑलमोस्ट 9 महीने हैं, तो यू कैन आई थिंक आराम से कवर एवरीथिंग। तो मॉक टेस्ट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो आप स्टार्ट करो एंड वीकली या फिर वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार आप एक मॉक टेस्ट तो दो, एटलीस्ट पेपर 1 का तो देना ही चाहिए। नेक्स्ट है आपको रिसोर्सेज। तो आपको जो है ना पता होना चाहिए कि आपको क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आई एम अ पर्सन टॉकिंग अबाउट मी, मुझे पता है कि अगर मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं वीडियोस रेफर करूँगी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम वीडियोज rather than reading books. So I'll go about that. If you are very comfortable with reading books, ठीक है, be it e-book or be it a physical hardbound book, तो plan your resources accordingly. And one thing which you have to make sure is कि आप जो है ना resources को अपने डिस्ट्रीब्यूट मतलब चेंज ना करें, स्टिक टू वन बुक, stick to those standard books which are there, which many aspirants refer for CDS exam and even civil services for that matter. And बार बार उसको फिजिट करना या फिडल करना between those resources would be lack of your effort, because एक बुक में कुछ और चीज़ मेंशन होगी या उसकी राइटिंग स्टाइल कुछ और होगी, आप बीच में उसको चेंज करेंगे या फिर कुछ एडिशनल पढ़ने के लिए आपने सोचा कि मैं रेफर करूंगा एंड यू माइट गेट कंफ्यूज एंड दिस हैपेंस अ लॉट। तो लिमिट योर रिसोर्सेज, इट विल रियली अवॉइड द केओस, ठीक है। सो दिस इज रिसोर्सेज एंड आई विल बी डिस्कसिंग द रिसोर्सेज ऑफ द बुक्स which you should be referring, those standard books which you should refer to ace your performance. Next, I already told revision is really important. If you have to know where are you standing and आपके जो standard performance है and जो actual performance है उसमें क्या deviation आ रहे हैं, वो चीज़ आपकी revision में ही पता चलेगी। revision and mock test, these two things they are very important. इन दोनों चीज़ों से ही आपको पता चलेगा कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो वो एक्चुअली काम के हैं भी कि नहीं, या फिर कुछ इफेक्टिव हैं भी कि नहीं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड विद रिगार्ड्स टू CAPF 2022. नाउ नेक्स्ट थिंग इज द प्रिपरेशन प्लान। ओके, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है आप एक मॉक टेस्ट से स्टार्ट करो। आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर स्लाइड कि स्टार्ट विद अ मॉक टेस्ट, know where you are lagging behind or know where your strength lies. अगर आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छे हो, हिस्ट्री में थोड़े कमज़ोर पढ़ रहे हो, तो डेडिकेट मोर टाइम टू हिस्ट्री। एंड उसके बाद जो ज्योग्राफी में आप जो स्ट्रांग हो, मतलब दैट इज़ आपकी ज्योग्राफी अगर स्ट्रांग है तो किस एरिया में स्ट्रांग है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें आप और अपनी जो ज्योग्राफी की जो नॉलेज है आप इन्हांस करके और आराम से और अच्छे से उसमें मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग कि आपको जो ना प्रिपरेशन स्मार्ट करोगे ना तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। आपको एक डोंकी जैसे जो है ना कंप्लीट सिलेबस नहीं कवर करना है, यू हैव टू बी रियली स्मार्ट अबाउट इट, ठीक है। फिर आपने एक बार मॉक टेस्ट निकाल लिया, मॉक टेस्ट दे दिया, आपने एनालाइज कर लिया ये है मुझे ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड, यू हैव एवरीथिंग यू नीड इन योर हैंड। उसके बाद यू हैव टू फॉर्मुलेट अ टाइम टेबल, रफ टाइम टेबल बनाओ, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ कि ऐसे नहीं आप अगर दिन में आपकी आदत है आप दिन में 3 घंटे पढ़ते हो, तो आपने क्या किया, आपने एक ऐसा टाइम टेबल बनाया जिसमें स्टडी टाइम 6 घंटे का है, डबल है टाइम।
तो दिस इज एक्चुअली रियली इम्पॉसिबल फॉर यू टू बी ऑन कोर्स ऑफ विद दैट टाइम टेबल। तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा एंड फिर अल्टीमेटली 1-2 दिन तो हो सकता है आप ठीक भी कर लो, उसके बाद आप भटक जाओगे उससे। नहीं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप वीक बाय वीक जाओ। डेली आप 3 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो 3 घंटे से स्टार्ट करो, देन मूव ऑन टू 4 घंटा, फिर उसके बाद 5 आवर्स एंड 6 आवर्स। ठीक है, अगर आप दिन के 4 घंटे भी दे रहे हो इस एग्जाम के लिए, यू हैव 8 months, आई एम इग्नोरिंग दिसंबर मंथ, यू हैव 8 months, तो यू कैन आराम से कवर ऑल योर सिलेबस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड फॉर्मुलेट योर टाइम टेबल। उसके बाद नेक्स्ट थिंग विच इज देयर इज प्रैक्टिस आंसर राइटिंग वंस अ वीक और 2 week। नाउ आंसर राइटिंग पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने पेपर 1 बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत, क्योंकि पेपर 1 के लिए सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं, सब लोग वही बुक्स रेफर करते हैं, एंड द थिंग विच विल मेक अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन इज योर पेपर 2। तो पेपर 2 के लिए आप कैसे आंसर्स लिखते हो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आंसर राइटिंग के लिए जो टेक्निक्स हैं वो आई थिंक आपको एक यूपीएससी टॉपर या जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है उनसे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकेगा। तो रेफर टू दोज वीडियोज, दे आर अवेलेबल इन यूट्यूब एंड ऑल्सो अगर आप आईएएस वेबसाइट्स देखोगे जितने भी प्रेजेंट हैं उनमें टॉपर्स की जो है ना क्वेश्चन पेपर सॉरी आंसर कॉपीज होती हैं, आप वो पढ़ो। ठीक है, स्पेशली ऐसे वाली जो होती है ना, आप जनरल स्टडीज छोड़ दो, एसेज वाली होती हैं, आप देखो उसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। वो फैक्ट्स आप देखो, वो टॉपिक्स आप साइड में लिखो एंड एक नोट बना लो आप सेपरेट ऐसे की। ठीक है, ऐसे की आप नोट बनाओगे, उसमें वो फैक्ट्स लिखोगे, कोट्स लिखोगे एंड वो रोज आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट योर CAPF पेपर 2। आंसर राइटिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ये इग्नोर कर दिया एंड आपने सोचा लास्ट के जो 1 महीने हैं मैं उसमें ये कर लूंगा या कर लूंगी, तो यू आर रियली एट फॉल्ट हियर, क्योंकि ये चीज़ आपको जो है ना प्रैक्टिस से आती है। आप 1 महीने में इसका कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, यू फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक आ गया इंडियन सिक्योरिटी एंड यू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट इंडियन सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। So how to formulate your answer perfectly, how to write in those 200 or 300 words, because content आपके पास बहुत है but you don't know how to utilize your space and time in that thing। and पेपर 2 में तो ये होता है आपको टाइम लिमिट पता ही नहीं चलता है, कैसे 3 घंटे बीत गए आपको पता भी नहीं चलेगा if you're not organized enough। so that's why I suggest you to write, practice answer writing once or 2 times in a week। all right, now next is you have done all these things। उसके बाद आप प्रिपरेशन प्लान पे जाओ, आप डिटेल्ड अपना प्रिपरेशन प्लान बनाओ, आप एक टू डू लिस्ट कर लो। जस्ट लाइक कंसिडर योरसेल्फ टू बी एन IAS एस्पिरेंट। ठीक है, IAS एस्पिरेंट कंसिडर करोगे तो उस टाइप का जो मोटिवेशन और जो लेवल ऑफ डेडिकेशन होता है वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो अपने टाइम टेबल बना लिया, प्रैक्टिस कर रहे हो एंड डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हो अपने आंसर्स की एंड सब चीज़ें आप कर रहे हो परफेक्टली अकॉर्डिंग टू द प्लान जा रहा है, तो आराम से आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लोगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द रिसोर्सेज ऑफ बुक लिस्ट विच यू शुड रेफर फॉर UPSC CAPF। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है, ऑल दीज आर स्टैंडर्डाइज बुक्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स के लिए आई डोंट थिंक कि डिफेंस मीना को जो मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन होता है विच इज़ वीडियोज अपलोड की जाती हैं बाय शिवानी, सो दोज आर बेस्ट। ठीक है, इन केस यू वांट कि कुछ और भी हमें चाहिए, क्योंकि जो शिवानी जो वीडियोस और जो करंट अफेयर्स लेके आती है वो स्पेसिफिकली डिफेंस एग्जाम्स के उसमें होता है, क्योंकि उस टॉपिक से जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एंड वही चीज़ शिवानी लेके आती है। इन केस यू आर फाइंडिंग फीलिंग कि नहीं मुझे और चाहिए, मुझे और चीज़ें रेफर करनी है, तो यू कैन रेफर एनी IAS वेबसाइट्स। there are so many IAS websites and they have quality content as well। they have detail में सब कुछ होता है उसमें, टॉपिक वाइज कैटेगरी डिवाइडेड होते हैं सब में, एंड यू कैन रेफर दोज वेबसाइट्स एज वेल। उनकी PDF आती है वीकली, मंथली, डेली। ठीक है, एंड न्यूज़पेपर तो आपका रहेगा ही, न्यूज़पेपर इज कॉन्स्टेंट। देन नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी में आप GC लियोंग रेफर कर सकते हो फॉर फिजिकल
फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज जस्ट चैप्टर 1 to 14। उसके बाद आपको रेफर करने की कोई जरूरत नहीं। 15 चैप्टर के बाद सभी अनवांटेड टॉपिक्स हैं जो सीएपीएफ एग्जाम में एक्चुअली नहीं पूछा जाता है, वो पूरा आईएएस लेवल का होता है। और एल्स आप जीसी लियोंग फिजिकल के लिए, और एल्स नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th ये दो रेफर कर लो, इट इज मोर देन सफाइस। ठीक है, ये इसके अलावा आपको और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीसी लियोंग रेफर कर रहे हो तो 11th स्किप कर दो। ठीक है, अगर आप जीसी लियोंग नहीं रेफर कर रहे हो तो आप 11th एंड 12th दोनों ले लो। आई वुड सजेस्ट आप एनसीईआरटी के उसमें जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो यूपीएससी जो क्वेश्चंस बनाती है वो एनसीईआरटी को मद्देनजर में रख के ही बनाती है। एंड एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ईजी है, एंड उसके बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी इज all your NCERT solves all your problems regarding your geography studies. Next is your polity की एक standardized book है, that is लक्ष्मीकांत। सिक्स्थ एडिशन आप रेफर कर लीजिएगा। उसके आगे भी अगर कोई एडिशन आई है तो मेक श्योर यू आर रेफरिंग दैट द लेटेस्ट एडिशन, बिकॉज उसमें फिर आपका सीए वगैरह ये सब भी आ जाएगा। ठीक है, तो रिसेंट जो हैपनिंग होगी वो सब अपडेट हो जाएंगी उस पर। लक्ष्मीकांत के अलावा आपको और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेफर कर रहे हो तो यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, दैट्स इट फॉर पॉलिटी, एंड ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका जो आता है हिस्ट्री। ना हिस्ट्री कैन बी अ ट्रिकी सब्जेक्ट, बिकॉज सम ऑफ अस स्पेशली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, एंड आई ट्रस्ट मी आई नेवर प्रिपेयर्ड फॉर हिस्ट्री। सो बट येस, मैंने जो एक दो टॉपिक जो प्रिपेयर किए थे मैंने स्पेक्ट्रम से प्रिपेयर किए थे, एंड इट रियली हेल्प मी, बिकॉज स्पेक्ट्रम की जो लैंग्वेज है बहुत ईजी है, स्टोरी टाइप की लैंग्वेज है उसमें, एंड बहुत ही प्यारी बुक लगी मुझे हिस्ट्री को लेके, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली। ठीक है, अगर आपको मॉडर्न स्पेक्ट्रम से नहीं करनी है तो यू कैन रेफर तमिलनाडु बोर्ड की 12th क्लास की बुक्स आती हैं, एंड मोस्टली जो आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं ना वो ये बुक रेफर करते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, फ्रॉम मतलब बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड, फिर उसके बाद कैसा हुआ, एंड आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी वेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये सब चीज़ें कवर्ड हैं। इवन स्पेक्ट्रम में भी ये सब चीज़ें कवर्ड हैं। ठीक है, आई वुड सजेस्ट आप स्पेक्ट्रम के लिए जाओ, बट नहीं है तो तमिलनाडु बोर्ड के लिए भी जा सकते हैं। मिडीवल एंड एंशियंट के लिए आप डेफिनेटली 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की बुक रेफर करें, उससे बेटर ऑप्शन आपको आई डोंट थिंक सो मिलेगा। एंड when you observe your CAPF AC paper, you would notice कि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो आपके मॉडर्न एंड मिडीवल से पूछे जाते हैं। मोस्टली मॉडर्न से पूछे जाते हैं, मिडीवल एंड एंशियंट तो इग्नोर कर देते हैं CAPF वाले। सो आप एटलीस्ट अगर पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आप मॉडर्न पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो एज अ स्टोरी, आपके जो मोस्टली जो फैक्ट्स होंगे वो सब कवर हो जाएंगे। मोस्टली आपको जो CAPF फोकस करता है वो फैक्ट्स पे ही कवर करता है, अनलाइक सिविल सर्विसेज एग्जाम। उसमें क्या होता है, आपका जनरली फैक्ट्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछी जाती है, देखी जाती है। हाउएवर इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ CAPF AC एग्जाम। ठीक है, सो दिस इज फॉर योर हिस्ट्री सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक्स। ना पहली बात तो आपको 125 क्वेश्चन आता है, उसमें इकोनॉमिक्स में 1-2 क्वेश्चन आता है। सो इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू कि वेदर यू वांट टू कवर योर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा, क्योंकि 11th 12th में आपको पढ़ाया गया होता है। हाउएवर अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो यू कैन टोटली स्किप दिस पार्ट। आई वुड सजेस्ट यू टू स्किप दिस पार्ट, बिकॉज 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन के लिए आप क्यों ही अपना टाइम बर्बाद करेंगे। 11th 12th इकोनॉमिक्स की बुक्स आप रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी 11th एंड 12th। ठीक है, अगर वो भी नहीं करना है तो 11th की एनसीईआरटी रेफर कर लो, बस खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ओके, सो दिस इज योर इकोनॉमिक्स पार्ट। बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट इज योर साइंस। साइंस के लिए आई थिंक फॉर CAPF योर लूसेंट इज द बेस्ट। ठीक है, उसके अलावा या उससे एडवांस्ड साइंस पढ़नी है तो यू कैन डेफिनेटली रेफर योर पियर्सन की बुक्स आती हैं जनरल साइंस की, फॉर IAS एस्पिरेंट्स, फॉर UPSC एग्जाम, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम। बट अगर आप CAPF या CDSC के लिए देख रहे हो एग्जाम
तो आप लूसेंट ही रेफर कर लो, उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं आएगा। बाकी जो और टॉपिक्स आपके हो जाते हैं वो आपके तो ऐसे कुछ न्यूज़ में आपने देख लिया, या न्यूज़पेपर हो गया, मंथली मैगजीन्स हो गई, या यूट्यूब वीडियोज़ आपने देख लिए। हम लोग अपडेट करते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं, ऐसी कुछ अगर मिसलेनियस थिंग्स आती हैं, ठीक है, जैसे तो ये सब चीज़ें आप इन 3 चीज़ों से देख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू आप कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, कौन से रिसोर्सेज को। ये सब तो बुक्स हैं, देयर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स एज वेल, ठीक है, जैसे या वीडियोस अवेलेबल रहती हैं बहुत सारी वेबसाइट्स में, स्पेशली मुरनाल की, वहाँ पे बहुत सारी ज्योग्राफी की आपको वीडियोस मिल जाएंगी which are really helpful, so you can sort through, filter out the content which you actually need, and then उसके बाद आपने लिस्ट बना ली, मुझे ये रेफर करना है, and then you can आराम से cover all those things, ठीक है। so I hope आपको बुक लिस्ट या रिसोर्सेज क्लियर हो गया हो। Next, last में which I'll be discussing is your tips and tricks, that is part 4, the last one. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स ये बहुत काम में आ जाती हैं, बिकॉज ये जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स निकाली है ना, वो जनरली जो CAPF के जो टॉपर्स होते हैं ना, तो जनरली वो लोग ऐसे चीज़ें फॉलो करते हैं। तो मैंने जो मुझे पॉइंट्स कॉमन लगे या सिमिलर लगे, और द पॉइंट्स विच आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड इन माई प्रिपरेशन, विच आई इंक्लूडेड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस, तो मैंने ये सब जॉट डाउन कर लिया है, and these are the points which I am sharing with you. So the first one is your focus should be on your written exam, because this is the one which determines your merit list. And merit में CAPF एग्जाम की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि इसमें जो मेरिट होती है वो कंबाइंड आते हैं, ऐसे लड़के लड़कियों की अलग से नहीं आती हैं। तो अगर आपने मार्क्स अच्छे स्कोर किए हैं, आप बीट आप लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मेरिट के हिसाब से हैं तो आपको मिल जाएगी जगह, ठीक है। स्टिल व्हेन आई सी द मेरिट लिस्ट ऑफ CAPF AC, आई हैव सीन कि बहुत सारे ज़्यादातर मेल्स होते हैं, फीमेल्स नहीं होती हैं उसमें, ठीक है। तो आई थिंक इट्स माई गेस, बीट पता नहीं सच होगा या नहीं, तो मोस्टली जो फीमेल्स रह जाती होंगी वो फिजिकल टेस्ट में रह जाती होंगी। सो बिकॉज आई नो इट्स टफ, बिकॉज मेरे को भी टफ लगता था ये, ठीक है। तो फोकस ऑन योर रिटन एग्जाम बिकॉज इट इज़ योर की टू बी इन मेरिट, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरिट में आउट हो जाते हैं CAPF में, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है रिविजन। रिविजन पे आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ, आप जितना रिविजन करोगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। एज आई टोल्ड यू बिफोर, दो बार रिविजन तो कंपलसरी है आपको करना, ठीक है, बिफोर द एग्जामिनेशंस, एंड कीप एटलीस्ट 2 months फॉर योर रिविजन। 2 महीने नहीं तो 1 महीने ही, बट अच्छे से क्वालिटी एंड गिव योर रिविजन, बहुत ज़्यादा टाइम दो रिविजन के लिए, ठीक है। एंड इस रिविजन में आई ऑल्सो मीन कि आप जो है ना मॉक टेस्ट दो कंटिन्यूसली, एटलीस्ट पेपर 1 के तो मॉक टेस्ट देने चाहिए वीक में 1 बार या 2 वीक में 1 बार, एंड जस्ट एनालाइज करो कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, किस टाइप से आप परफॉर्मेंस अपनी इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, आप जो है ना अपने क्वेश्चन दैट इज जो CAPF है उस एग्जामिनेशन की डिमांड को आप देखो कि वो क्या चाहता है वो एग्जाम हमसे, या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये चीज़ एक दिन लगेगा इस चीज़ के लिए, 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप जो है ना जाओ UPSC की वेबसाइट में, वहाँ पे जो है ना टाइप करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाओ और टाइप करो CAPF, उसमें तमाम ईयर्स के जो है ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लास्ट के 5 साल के निकाल लो, ज़्यादा नहीं, 10 साल 15 साल करने की कोई ज़रूरत नहीं, 5 साल के निकाल लो, एंड उसके बाद आप देखो किस टाइप से, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड इफ़ पॉसिबल उस टाइप के क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व भी कर लो, देखो कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, किस टाइप, अगर आपको प्रिपरेशन जो है ना ऊंची करनी है नीची करनी है, इस टाइप का आप देख लेना, नीची मत करना ऊंची करना, बट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसको आप एनालाइज करो, एटलीस्ट 5 साल के तो कर ही लो, तो उससे आपको क्या पता चलेगा, उससे आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम में पूछते क्या है एंड पूछते कैसे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस, यू हैव टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। उससे क्या होगा, आप जब अपनी जो फाउंडेशन आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो अगर आप UPSC का एग्जाम, इस एग्जाम में आपको थोड़े
घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे ना, आप आराम से उनको सॉल्व कर लोगे. सो दिस इज अ बेनिफिट विच यू गेट व्हेन योर फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रांग. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर MCQs. नाउ मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है जब MCQs के पेपर होते हैं. तो जैसे ज्योग्राफी, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स. तो ज्योग्राफी के अगर क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक मिल गया यूनिवर्स. तो यूनिवर्स एक है छोटा सा टॉपिक, ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, उतना कुछ बड़ा चढ़ा के उसमें नहीं पूछा जा सकता है. तो मैं यूनिवर्स का टॉपिक लेती हूँ, उसमें जो पहले लिखा है वो करती हूँ. फिर उसके बाद मैं MCQs ढूंढती हूँ कि उस चैप्टर में मुझे कहीं तो कुछ तो MCQs मिल जाए. पूरे वेब सर्च मार लेती हूँ मैं, और जो मुझे MCQs मिलते हैं मैं उनको सॉल्व करती हूँ. एंड जब तक मेरे को फुल आउट ऑफ फुल नहीं मिल जाते, 95+ नहीं मिल जाते परसेंट में, तब तक मैं उस टॉपिक के MCQ सॉल्व करती रहती हूँ. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले कि उस टॉपिक, एटलीस्ट वो टॉपिक आपको कवर हो चुका है कि नहीं हो चुका है. ठीक है, टफ टॉपिक है तो कोई बात नहीं, इजी टॉपिक है तो आराम से आप उसको एटलीस्ट टाइम दे, उसको एटलीस्ट जो है ना खत्म ही कर लो एकदम. तो ये चीज़ MCQs क्वेश्चन की बहुत अच्छी लगती है. एंड आपको नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप UGC के जो MCQs होते हैं ना वो देख लिया करो. ठीक है, क्योंकि UGC एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज होते हैं तो कभी कभी वो भी हेल्पफुल हो जाते हैं. UGC में हाउएवर थोड़े अलग ही लेवल का पूछा जाता है, बट आप एटलीस्ट अगर आप कुछ अनफेमिलियर टॉपिक सा मिल गया, अनफेमिलियर वर्ड मिल गया, तो आप उसकी एक मीनिंग ढूंढ लो, बस खत्म हो जाएगा. सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि MCQs टॉपिक्स के आप पढ़ो, ठीक है, सॉल्व करो, जितने हो सके उतने ज़्यादा MCQ सॉल्व करो. एटलीस्ट एक टॉपिक के कम से कम 50 MCQs तो सॉल्व कर लो, ज़्यादा नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज योर एक्सपैंड योर होराइजन. दैट इज, इसका मतलब है कि आप जो है ना सिर्फ CAPF एग्जाम पे लिमिटेड मत रहो. CAPF एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है उनका लेवल थोड़ा इजी हो या थोड़ा डिफिकल्ट हो एज कम्पेयर टू UPSC CDS एग्जाम और सिविल सर्विसेज से, तो डेफिनेटली इजी है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आप UPSC CDSC एग्जाम एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम के जनरल स्टडीज के पेपर आप सॉल्व करो, उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि जो प्रेपरेशन है आपकी कैसी जा रही है. क्योंकि CDS एंड CAPF का पेपर 1 तो ऑलमोस्ट सेम ही आता है, पेपर 1 जनरल स्टडीज का पेपर ऑलमोस्ट सेम होता है. ठीक है, तो इसमें आपको जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सेम टॉपिक के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक में आपको इजी क्वेश्चन मिल जाएगा, उसी टॉपिक में आपको टफ क्वेश्चन मिल जाएगा. सो दिस इज रियली बेनिफिशियल फॉर योर पेपर 1 स्ट्रैटेजी. ठीक है, ये एक बहुत ही काम की टिप है, एंड आई थिंक यू शुड रियली इनकलकेट दिस इन योर प्लान. So now the last tip which is measure your performance. That is, आप जो मॉक्स वगैरह दोगे, जो सेक्शन वाइज मॉक होंगे, टॉपिक वाइज मॉक होंगे, आप वो दोगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे. दैट इज वाई मॉक टेस्ट, गिविंग अ मॉक टेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो उससे आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं वो भी इंप्रूव हो जाती है. क्योंकि CAPF एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें टाइम डेफिनेटली कम है. CDS एग्जाम में आप पेपर 1 दैट इज, आप इंग्लिश में तो टाइम फिर भी बच जाता है. जो आपका GS का जो पेपर होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, 10 मिनट में पूरा पेपर खत्म हो जाता है. दिस इज नॉट द केस इन योर CPF एग्जाम. आपको दोनों ही पेपर में टाइम कम मिलता है. यू विल फील कि टाइम तो कम है. ठीक है, तो ये चीज़ है. एंड येस, आई मिस्ड आउट अनदर थिंग. आपके CAPF एग्जाम में मैथ्स आती है, आई मिस्ड आउट हियर. तो मैथ्स एक सब्जेक्ट आता है. ठीक है, मैथ्स के लिए नथिंग इज बेटर देन योर क्वांटिटेटिव मैथ्स बाय RS अग्रवाल. ठीक है, तो ये चीज़ आप रेफर कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऐसा कुछ है एक बुक बाय RS अग्रवाल. I have seen that book. I have referred it for a few topics. So I find it very useful, and you can also go ahead and solve those books का questions. So yes, book list में एक मैथ्स में मिस आउट कर गई थी. ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर 1 की स्ट्रैटेजी. आई होप आपको क्लियर है. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अनदर इम्पॉर्टेंट पेपर, दैट इज पेपर 2. पहली बात आपको पता होनी, पेपर 2 में आता क्या क्या है. तो उसमें आता है आपका प्रेस राइटिंग आ जाती है, आर्ग्यूमेंट्स आ जाती हैं, एसे राइटिंग आ जाती है. ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग भी आती है, कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, एंड ग्रामर भी आता है. ठीक है, एंड ये चीज़ों में मोस्टली जो है ना, एसे एंड रिपोर्ट राइटिंग में तो जनरली करंट अफेयर्स का ही पूछते हैं, एंड
क्योंकि करंट अफेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा जनरल टॉपिक होते हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें जो है ना आप, मैंने जैसे पहले बताया था, जो टॉपर्स होते हैं यूपीएससी वाले, उनकी आप जो है ना बुक आंसर शीट देख लो ऐसे की, उसमें आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल मिल जाएगा ना। सेपरेट नोटबुक रखो इसकी, तो इससे क्या होगा, आप जब रिविजन करोगे जो है ना, तो आपको आराम से मिल जाएगा ना, आप खुद नोट डाउन करोगे तो दिमाग में भी बैठ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज गुड एक्सरसाइज फॉर योर CAPF पेपर टू प्रिपरेशन। नाउ नेक्स्ट, जो CAPF जो चीज देखता है ना आपके एग्जाम में, इस आंसर राइटिंग थिंग में, वो आपकी क्वालिटी देखता है। 5 लाइन लिखने हैं, 5 छोड़ो 10 लाइन लिखने हैं, 10 लाइन में आपने एक ही चीज को घुमा फिरा के लिखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी, ब्रेन इज इंपॉर्टेंट, ब्रेन सर्कुलेट्स ब्लड, ऐसा कुछ 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 भी लिखा, ब्रेन सर्कुलेट्स ब्लड नहीं होता, बट स्टिल आपने एक ही चीज को जो है घुमा फिरा के लिख दिया है। हाउ एवर आपने सेम चीज को जो है ना, आपने 3 डिफरेंट फैक्ट्स दिए हैं एंड उन फैक्ट्स को आपने वैलिडेट किया है थ्रू एग्जाम्पल्स। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्वालिटी कंटेंट। आपने 10 लाइन लिखी है घुमा फिरा के, इट वोंट मैटर, उनको समझ में आ जाएगा एंड पेपर चेक होते हैं। ठीक है, एंड अगर आपने 6 लाइन भी लिखी है बट उसमें अपने फैक्ट्स कोट्स वैलिडेट किया अपने आंसर को, पॉइंट को, थ्रू एग्जाम्पल, स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो दिस इज द क्वालिटी कंटेंट विच दोज एग्जामिनर्स आर सीकिंग फ्रॉम यू, एंड आई होप कि आप जो है ना क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। आपके CBSE के एग्जाम नहीं है कि 10 नंबर का पेपर है तो हम 5 पेज लिख के आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आई टोल्ड यू अर्लियर, कोटेशन फैक्ट्स, जो रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं, जो यही चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखोगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे उसके आप टॉपिक्स निकाल लो, उन पे आप ऐसे लिखो, उनके ऊपर आप इकट्ठे करो, फैक्ट्स इकट्ठे करो, कोट्स इकट्ठे करो, एंड जो टॉपिक स्पेशली जो न्यूज़ पे चल रही है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिपोर्ट राइटिंग, बिकॉज मैंने देखे हैं पेपर CAPF के, मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिकली CAPF का दिया नहीं है, बट व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो आई फाउंड कि CAPF का जो रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन है उसमें करंट अफेयर्स ही पूछते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप न्यूज़ पढ़ोगे, जो स्पेशली जो बहुत मस्त, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है ना, जैसे अभी हमारे सीरियस की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है ना, हेलीकॉप्टर क्रैश, तो दैट इज रियली नाइस टॉपिक, तो आप उस पर रिसर्च करो। मे बी आपको उस हेलीकॉप्टर के बारे में पूछ लें, आपको पूछा जाए कि आर्मी क्यों ऐसे प्रिपेयर, तो उस टॉपिक के अराउंड जो है ना, किस टाइप के टॉपिक्स आपको पूछ सकते हैं उस न्यूज़ के रिगार्डिंग, उस चीज को देखो आप। यू हैव टू एनालाइज, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, तो आपको ऑफिसर के जैसे सोचना पड़ेगा, चारों डायरेक्शन में 360 डिग्री आपकी सोच जानी चाहिए। so this is another way of preparing for your paper 2. Next is your, again I told you, substantiate your arguments through examples. तो वही है क्वालिटी कंटेंट। आप जो है ना आर्ग्यूमेंट राइटिंग में, स्पेशली आर्ग्यूमेंट राइटिंग एंड एसे में जो है ना, आप अपने जो दोगे, जो फैक्ट्स डालोगे, उसको एक एग्जाम्पल भी दो। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा कि आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि सोलर एनर्जी इज वेरी इको फ्रेंडली, ऐसा इतना लिख दिया, बट आप एग्जाम्पल भी तो दो कैसे इको फ्रेंडली है। आर देयर एनी विलेजेस और सिटीज और इवन कंट्रीज विच हैव यूज्ड सोलर एनर्जी? मैनी जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज है उसमें सोलर एनर्जी बहुत फायदेमंद है, दे आर ग्रोइंग प्रॉस्परसली। तो आप इस टाइप के जो है ना एग्जाम्पल्स दे सकते हो, तो इससे क्या लगेगा, जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। ठीक है, एंड ये सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सिचुएशन, दे आर फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशंस, दे आर फोकसिंग ऑन, उनका ध्यान ना चारों तरफ जाता है, दुनिया में क्या हो रहा है, सब चीज पे नजर है इनकी। सो दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग ऑफ यू, टू बी अवेयर ऑफ योर एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज गिव सॉल्यूशंस एज वेल एज गिव सॉल्यूशंस। आपको सॉल्यूशन भी देने चाहिए व्हेन एवर पॉसिबल। सॉल्यूशंस होते हैं आपके स्पेशली आर्ग्यूमेंट राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है, इवन ऐसे में भी आप सोल्यूशन दे सकते हो। सोल्यूशन इज व्हाट योर वे फॉरवर्ड, या कंक्लूड कैसे करना है। कंक्लूजन से अच्छा आप वे फॉरवर्ड लिखो एंड आप थोड़ा सोल्यूशन डाल दो, दिस लुक्स गुड ऑन इन योर एसे और व्हाट एवर द आंसर यूर राइटिंग। ठीक है, सो गिव सोल्यूशंस, ये एक और हो गया। लास्ट है आपका विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस एंड गिव मॉक्स। सर्च की कोई ऐसा है जो ऐसे रिटन आंसर्स चेक करता है कि नहीं करता है? सर्च इन आपके पास इंटरनेट है,
सो सर्च एंड कोई ना कोई मिल जाएगा. इफ नॉट, लेट मी नो, गिव योर शीट्स एंड देयर आर वेरियस टेलीग्राम ग्रुप्स. आप डिफेंस मीना का ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, उसमें है. ठीक है, सो वी विल हेल्प यू आउट इन दीज केसेस. So this is all your preparation 2 strategy. I hope you have understood and have gained some knowledge, if not much. And I hope this will be really helpful in your CAPF 2022 ka preparation. Thank you, and do subscribe our channel if you are liking these videos. And if you have any sort of doubts, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको डाउट है या सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, तो let me know in the comment section. I will definitely reply. So that's all from my side, and all the best for your exam. Thank you.